partner, Bright Scholar Senior Secondary School, Sonipat, School for the Future. आमंत्रित करूंगा मंच पर, आइए आज समझने की कोशिश करेंगे कानून व्यवस्था का क्या हाल है सोनीपत में, किस तरह से अपराध को कंट्रोल किया जा रहा है और कैसे जनता को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, सुविधा मुहैया कराई जा रही है प्रशासन की ओर से। साथ ही हमारे साथ आर्किटेक्ट मिस्टर नरेश होंगे। नरेश जी, आपसे आग्रह करूंगा मंच पर आइए, जोरदार तालियों के साथ हमारे दोनों खास मेहमानों का स्वागत करिए और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी ममता। ममता, ओवर टू यू। थैंक यू पराग। लगातार सोनीपत के इस कॉन्क्लेव में हम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर रही हैं। बात रोजगार की विधायक जी से पूछे सवाल की विकास को लेकर उनकी रणनीति क्या है। अब जरा बात कानून व्यवस्था की कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा मुद्दा है। कहीं पर भी अगर हम जाते हैं उस शहर की कानून व्यवस्था पर ही हम उस शहर को जज करते हैं कि वो शहर कैसा होगा, वहां पर आने वाले समय में क्या स्थितियां होंगी। इसी के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिसमें निकिता खट्टर, IPS सोनीपत ASP हमारे साथ मौजूद है। मैम, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही नरेश वर्मा, आर्किटेक्ट, इस वक्त हमारे साथ। बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। निकिता जी, पहले आप ही से सवाल होगा, किस तरीके से आप सोनीपत को देखती हैं इस वक्त, खासकर कानून व्यवस्था को लेकर? अभी हमने सोनीपत में कानून व्यवस्था को सुधार करने के लिए बहुत नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार के बारे में। हमने पूरे सोनीपत शहर में जितने भी रोड्स हैं, जो स्पेशली जो कंजेस्टेड स्ट्रेचेस हैं, वहाँ पर हमने जो 2 व्हीलर राइडर्स होते हैं उनका एक जाल कहने को बिछाया है, जिसमें हर रोड, हर किलोमीटर एक स्ट्रेच को एक राइडर तैनात है। और इनका यही काम है कि रोड पे जितने भी इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं, इलीगल पार्किंग्स हैं, उनको हटवाएं और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलवाएं। और इसका हमने व्यक्तिगत तौर पे इम्प्रूवमेंट भी देखा है ट्रैफिक सिचुएशन में इस नई स्कीम को लागू करने के बाद। और साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम ट्रैफिक रेगुलेशन के अलावा इस वजह से हमें जो रोड साइड क्राइम होता है उसमें भी हमने देखा है कि इसमें भी काफ़ी कमी आई है। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल ये है कि क्राइम जो सोनीपत में सामने आया है, जो पेट्रोल पंप में लूट की वारदातें अभी हो रही हैं, अभी इसको लेकर पेट्रोल पंप के संचालकों की तरफ से धरना प्रदर्शन भी किया गया था, ये बढ़ने का कारण क्या है? क्या इसके पीछे वजह माने? आपने बिल्कुल सही बताया कि अभी ऑफ लेट हमने काफ़ी वारदातें देखी हैं। 5 से 6 वारदातें हो गई पेट्रोल पंप्स में लूट की। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं आपको इसके बारे में भी बताना चाहूँगी कि हमने तुरंत ही हाल ही में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो अपने आप को कुल्हाड़ी गैंग कहते थे और पेट्रोल पंप पे जाकर कुल्हाड़ी लेके लूट करते थे। और इसके अलावा हमने सभी पेट्रोल पंप्स पे हमारे जो पुलिस पर्सनल है वो तैनात किए हैं, एक सुरक्षा की दृष्टि से उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए पेट्रोल पंप्स को। और साथ ही साथ जो हमारी ERVs होती हैं जो गश्त कर रही हैं जगह जगह, उनके भी हमने रूट्स में सभी पेट्रोल पंप्स को ऐड किया है, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई भी पेट्रोल पंप असुरक्षित ना फील करे। ठीक है, बड़ी चीज है, क्योंकि लगातार अगर क्राइम का ग्राफ कम रहेगा तो शहर के लोग सुरक्षित रहेंगे। और आपने जिस तरीके से बताया कि 3 की गिरफ्तारी भी की गई है, ये टीम की तरफ से बहुत अच्छा कदम भी है। लौटूंगी आपके पास। नरेश जी, सोनीपत में डेवलपमेंट कितना हुआ है, कितना बदला है ये सोनीपत? सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा इंडिया न्यूज को, जो कि हमारे शहर के इतने गंभीर मुद्दों पर ये प्रोग्राम उन्होंने रखा। आज 20 साल का करियर जो मेरा है, अभी मैं देख रहा था राजनीतिक मुद्दे बहुत उठे। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन नगर पार्षद से मैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूं। कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे हम लोग 69 अवैध कॉलोनियां आज से 20 साल पहले रखते थे, इस मुद्दे पर किसी ने बात ही नहीं की। हर कोई कह रहा है कि लाइन डलनी चाहिए थी, कोई गली पक्की की बात कर रहा है, कोई बहुत बड़े बड़े घोटालों की बात कर रहा है। हम 69 कॉलोनियां अवैध आज से 20 साल पहले, पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां हमारे पास थी। उसके बाद आज भी हम 91 अवैध कॉलोनियों के कागज भेज चुके हैं। हर बार हमारे घरों के नक्शे पास नहीं होते। आज 10,000 घर हमारे अनलीगल हैं हमारे ही शहर में। हमारा शहर ये जानता ही नहीं है।
अखबार में हर रोज खबर आती है 135 एकड़ जमीन कब्जा ली गई है, उस पर 4200 घर बन गए हैं। उसके बाद हमारी जो 91 कॉलोनियां अनऑथराइज है उसमें 6000 घर हैं, उनमें कितना रेवेन्यू आएगा कितना नहीं आएगा, डेवलपमेंट पर क्या खर्च होगा, जितना आता है वो तो अभी बता ही दिया गया है कि कैसे कैसे खर्च हुआ है। किसी ने खजूर के पेड़ लगाया, किसी ने गली नहीं बनाई, या किसी ने पाइप नहीं डाले। मैं वहां ये सब चीजें रोज देखता था, लेकिन मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, इन बातों को किसी मुद्दे पर कहीं भी उठा नहीं सकता था। यह मंच मिला इसलिए मैं बता पा रहा हूं कि उन दफ्तरों में ये हर रोज करप्शन का काम होता है, उन पर काम बिल्कुल नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े घपले होते हैं लेकिन उन पर कोई जांच नहीं होती, एफआईआर दर्ज करनी है नहीं करनी है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट सभी की है। 20 साल में तीनों सरकारें आकर गई हैं। 2 साल तो जैसे चौटाला साहब ने 69 कॉलोनियां अवैध की थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार रही, 2 बार आई, तो उन्होंने उन कॉलोनियों को जो है आधी पास किया आधी नहीं किया। लेकिन आज भी 91 कॉलोनियां अवैध हैं जिनमें लोग घर बना रहे हैं। सेक्शन ए में आज भी एनओसी होती है, लोग घर बनाते हैं और वो उनको मंजूरियां भी मिलती हैं, लेकिन घर वो अनऑथराइज है। 2 टैक्स देने के बावजूद भी वे अनऑथराइज घर में रहते हैं। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? अब यही कारण मैं मानता हूं कि प्रशासन और जो राजनेता जो भी हो सकते हैं, जो बदलती रहती हैं राजनीति में, वो लोग प्रशासन पर इस तरह से ग्रिप नहीं कर पाते। हर अधिकारी अपने अपने तरीके से काम बताता है। 3 साल बाद अधिकारी बदल जाता है, 5 साल बाद विधायक जी बदल जाते हैं। पूरी जानकारी सही तरीके से आंकड़े नहीं मिल पाते, उन पर काम भी तरीके से नहीं हो पाता। काम समझने का समय नहीं है या कोई समझना चाहता नहीं है, ये मुद्दे हो सकते हैं। ठीक है। निकिता जी, अगर बात महिलाओं की करें तो महिलाओं के लिए यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस कितनी सजग है, कितना क्राइम कम हुआ है आप देखती हैं सोनीपत में? 21वीं सदी में हमने ये देखा है कि महिलाओं का सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, स्वास्थ्य के तौर पर काफ़ी सशक्तिकरण हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ ही क्राइम में बढ़ोतरी हुई है। और ये मैं बिल्कुल कहूँगी कि जो महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम्स हैं, चाहे वो रेप्स हो या ईव टीजिंग या सेक्सुअल असॉल्ट के क्राइम्स हो, वो ज़रूर हम एक उनका बढ़ता ग्राफ देखते आ रहे हैं। और इसको लेकिन कंट्रोल करने के लिए हम बिल्कुल अलर्ट हैं। और साथ साथ ही हमने सभी एक तो स्पेशली हमारे सोनीपत ज़िले में 3 महिला थाने हैं, जहाँ पर महिलाएं जाके कुछ फीमेल्स कंफर्टेबल फील करती हैं फीमेल थाने में जाकर अपनी कंप्लेंट देना, तो उनके लिए हमने 3 महिला थाने सेटअप किए हैं। साथ ही साथ हर थाने में जो जुरिस्डिक्शनल थाने हैं वहाँ पर एक विमेन हेल्प डेस्क सेटअप करी है, और विमेन हेल्प डेस्क पे एक महिला आईओ ही तैनात होती है, और जो कि महिलाओं से अपने जो उनको कंप्लेंट्स देनी है वो डील कर सके। और स्पेशली हमने जो भी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस के बाहर जो भी ईव टीजिंग और छेड़खानी के केसेस होते हैं उनको कम करने के लिए जो हमारी जितनी भी ईआरवीज हैं उनका हमने रूट, जो ईआरवीज और पीसीआरस हैं उनका हमने रूट इस तरह से बनाया है कि स्कूल के टाइमिंग्स पे, स्पेशली जैसे जब छुट्टी होती है या स्कूल शुरू होता है उस टाइम पे ईआरवी स्कूल्स और कॉलेजेस के बाहर पेट्रोलिंग करे और इन जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैं उनको कंट्रोल करे। ठीक है, शिकायतों का निपटारा यहाँ की पुलिस कितनी जल्द कर लेती है? ये सवाल आपसे, क्योंकि आप यहाँ पर सोनीपत में इतने टाइम से हैं, क्या लगता है आपको कितना रैपिड है यहाँ पर काम? जो भी सोनीपत पुलिस में हमें कंप्लेंट्स रिसीव होती हैं उनके लिए हमारे पास मल्टीपल पोर्टल्स हैं कंप्लेंट्स रिसीव करने के लिए, और सभी पोर्टल्स पे उन कंप्लेंट्स की ट्रैकिंग होती है। सभी कंप्लेंट्स की इंक्वायरी एक टाइम बाउंड बेसिस पे होती है, और 1 मंथ का टाइम पीरियड दिया हुआ है सभी कंप्लेंट्स का निपटारा करने के लिए। और हमारे मोरलेस 90 to 95% कंप्लेंट्स जितनी भी रिसीव होती हैं उनका हम कोशिश करते हैं कि 1 मंथ के टाइम पीरियड में उनका रेजोल्यूशन हो जाए। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर इस तरीके से कार्य पुलिस करेगी तो अपने आप में जो क्राइम के लिए सवाल उठ रहे हैं सोनीपत में वो कहीं ना कहीं कम हमें दिखेगा। लौटूंगी आपके पास। नरेश जी, एज अ आर्किटेक्ट आप सोनीपत को कितना डेवलप देखते हैं? सोचा तो यही था कि कैरियर शुरू करूंगा। 3 एनसीआर, हमारे यहाँ एनसीआर में 3 बड़े शहर लगते हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ़।
करियर शुरू किया तो लगा कि ये सब डेवलप हो रहे हैं, हमारा शहर भी डेवलप होगा, यहीं पे काम करते हैं, धीरे धीरे अच्छा होगा। लेकिन 20 साल में भी मैं वहीं खड़ा हूं जहां से शुरू हुए थे। यहां पर ऑनलाइन नक्शे पास होने की जो प्रतिक्रियाएं पूरे राज्य में शुरू की वो 0 हैं। लोग आज भी 2-2 फाइलें जो है नक्शे पास करने की जो पोर्टल हैं वो अधीन है किसी अधिकारी के, वो नक्शे पास नहीं होते। पास होने के बाद वो गलत बन जाते हैं, फिर बिल्डिंग को सील करने की धमकी दी जाती है। पोजीशन ग्राउंड लेवल पर वही है। लोकल शहर हो जाने की वजह से कोई डेवलपमेंट बाहर नहीं निकल रहा। एनसीआर 30 साल से हम एनसीआर में हैं, सिर्फ कहने के लिए एनसीआर में है, डेवलपमेंट एनसीआर का नहीं है। या इसमें राजनीतिक कारण ला लीजिए, प्रशासनिक लगा लीजिएगा। जो सोचकर हमने यहां पर करियर चाहा, बहुत से लोग छोड़कर ही चले गए। सोनीपत का बहुत प्रोफेशनल आदमी बड़े शहरों में काम कर रहा है आज की डेट में, इस शहर में काम करके इसीलिए खुश नहीं कि डेवलपमेंट नहीं आ रहा है। देखिए, हर शहर को उसको किसी ना किसी तरीके से जाना जाता है। अगर मैं पानीपत की बात करूं, हैंडलूम के लिए जाना जाता है। सोनीपत किस चीज के लिए जाना जाता है? हमारा सोनीपत एजुकेशन और स्पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है, वर्ल्ड में फेमस है। बहुत बड़े बड़े पहलवान हम लोग यहाँ से जो है हर साल मेडल लाते हैं देश के लिए। एजुकेशन में भी बहुत लोग, आज आप जाएंगे बोलते हैं अकरोह तक सोनीपत के बहुत लोग चंडीगढ़ में जॉब करते हैं और नाम भी आता है कि पता नहीं किसने लगाया। लेकिन सच्चाई मैं जहां तक जानता हूं, हमारे यहाँ टैलेंटेड ही इतने बच्चे हैं कि वो अपने आप टेस्ट करके, जैसे परिमल जी पढ़ाते हैं, वो लगातार बच्चे पढ़ते हैं और जॉब्स पाते हैं। उनके क्रेडिट्स कौन लेता है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं। तो ये क्रेडिट हमेशा लिया गया है। ये एक लाइन जो बार बार आपकी तरफ से कही जा रही, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, इससे आप क्या कनेक्ट करना चाह रहे हैं? मैं ये कनेक्ट करना चाह रहा हूं कि अभी तक जितने भी मुद्दे हैं वो प्रशासन और पॉलिटिकल सिस्टम से ही बातचीत में आए हैं। जितनी डिबेट्स अभी तक हुई हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम से ही डिबेट हुई हैं। तो इस बात को पॉलिटिकल सिस्टम से ना जोड़ा जाए। हम तो बार बार अपने विधायक जी को रिक्वेस्ट करते हैं, वो मौजूद हैं, सांसद जी नहीं है, हम आपके चैनल के माध्यम से उनको भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं। अभी कविता जैन जी यहाँ पे थी, वो 5 साल जो मिनिस्टर रही, वो हमारे शहर का नक्शा बदल सकती थी। मैं इन डिपार्टमेंट्स में काम करता था तो पहले पता चलता था कि पहले बंसीलाल, अब तो भिवानी चमकेगा, चौटाला जी आ गए अब तो जो है फतेहाबाद चमकेगा, या वो तो सुना हुड्डा जी आ गए अब तो रोहतक सोनीपत चमकेगा। तो जो रोहतक चमकेगा बात समझ में थी, वो सोनीपत पता नहीं लोग क्यों जोड़ते थे। तो सोनीपत वहीं रह गया हमारा। हाँ। बड़ी बड़ी राजनीतिक, अब लगा राजीव जैन जी, सॉरी कह गया मैं, कविता जैन जी, वो बनी तो फिर उम्मीद जागी, लेकिन जगह वहीं पर खड़े रहे। कोई चलिए, चीज परिवर्तन किसी ना नहीं किसी आई। शहर को किसी ना किसी नाम से जाना जाता है। आप एजुकेशन में चमक रही हैं, हाँ आप जी। स्पोर्ट्स में चमक रही हैं, जी। और आगे इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। फिलहाल वक्त ठीक है, तो सर मैं एक बात छोटी कहूंगा सर, मैं किसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ बात नहीं कर रहा। मैं फिर वापस परिमल वाली बात पे आता हूं कि गीता भवन के गड्ढे कब बंद हो जाएंगे। बिल्डिंगों, ये डिबेट हो रही है कि बिल्डिंग कब, आप खुद पार्षद हैं, क्या आप निगम में जाकर लोगों की अप्रोच नहीं करते कि नक्शा पास कर दो भाई? मैं ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल हम उस, हाँ भाई मैं ये, चलिए ठीक है, कविता जैन जी आप राजनीतिक व्यक्ति हो, ये बात सीधे तौर पे कह सकते हो, आप राजनीतिक नरेश जी व्यक्ति का हो। क्लियर ये कहना है कि सोनीपत में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं हो पा रही हैं, उस पर काम किया जाए तो बेहतर होगा, और इसीलिए सोनीपत को जाना जाएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, सेशन में हिस्सा लेने के लिए। अगली सेशन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, फौरन लौटते हैं। Education partner, Bright Scholar Senior Secondary School, Sonipat, School for the Future. Health partner, Ujala Cygnus Multi-Speciality Hospital, Sonipat. Venue partner, Gateway International School, Sector 11, Sonipat.